बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने और उनकी करीबी रफ़क़ा ने एक बड़ा अहम फ़ैसला किया है और हुकूमत वक्त ने एक बड़ा अहम कानून तब्दील कर दिया है। यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस चीज़ के ऊपर एलिगेशन लगाते थे और वो ये कहते थे कि वफाकी वज़रा या सूबाई वज़रा जो इलेक्शन कैंपेन्स हैं उनके अंदर हिस्सा नहीं ले सकते, और जब वो हिस्सा लेंगे तो फिर वो जो उम्मीदवार है वो नाअहल हो जाएगा। इसी तरह अली अमीन गंडापुर के भाई उमर अमीन गंडापुर को नाअहल किया गया था ताकि जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान साहब का बंदा जीत जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसको वापस अहल किया और उमर अमीन गंडापुर ने फजलुर रहमान को शिकस्त दे दी। अब मामला यह है कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कोड ऑफ कंडक्ट है, इस कानून के तहत वो एक्शन ले सकते हैं। मैंने बेशुमार पाकिस्तान में इलेक्शन कवर किए हैं। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की किसी हुकूमत के साथ दोस्ती है तो उसके वज़रा बार बार कंपेन करते हैं, उनकी वीडियोस भी आती हैं और बार बार आती भी रही हैं। माजी में PMLN के वज़रा, उनके ऊपर कभी कोई एक्शन नहीं हुआ, किसी वज़ीर को फारिग नहीं किया गया, किसी उम्मीदवार को नाअहल करार नहीं दिया गया। सिंध में इलेक्शन होता है, पीपल्स पार्टी के वज़ीर जो हैं वो इलेक्शन लड़ते हैं जाकर, और वहाँ पर भी कोई एक्शन नहीं होता। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ हो रहा था, तो तहरीक इंसाफ को ये लगा, क्योंकि मैं रिपोर्टर था ना, रिपोर्टिंग करता था, तब भी मैं ये देखता था कि सारे वज़रा 4-4 5-5 वज़ीर उसी शहर में जाके बस जाते थे जहाँ पे ज़िमनी इलेक्शन हो रहा होता था। तो सारी की सारी कैबिनेट मिलकर इलेक्शन लड़ रही होती थी। ख़ास तौर पे लाहौर में होता था तो बहुत ज़्यादा ज़ोरों शोर से लड़ते थे। यानी जब अयाज सादिक का इलेक्शन था लाहौर के अंदर ज़िमनी, तो उस इलेक्शन में बहुत तगड़ी सपोर्ट जो है वो दी गई थी और हालात इस तरह के पैदा कर दिए गए थे कि पूरी की पूरी कैबिनेट ये काम कर रही थी, इंतज़ामिया ये काम कर रही थी। तो जो काम रोक ही नहीं सकते आप कानून के मुताबिक, यानी ये वज़रा कभी नहीं रोके जा सकते, हुकूमतों को कभी नहीं रोका जा सकता कि वो जाएं और जाके कंपेन करें या ना करें। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फिर पसंद और नापसंद के ऊपर फैसला देता है कि मुझे ये पार्टी है, ये बंदा पसंद है, इनके वज़ीर को नहीं हटाना, इनका उम्मीदवार नाअहल नहीं करना। फैसले की कैपेसिटी है ना, इख्तियार उनके पास है। ये मुझे पसंद नहीं है, ये अच्छे नहीं लगते, इनको उड़ा दो, फारिग कर दो। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से ये वाला इख्तियार ही वापस ले लिया गया है। यानी अब ये कर दिया गया है कि जब आप रोक ही नहीं सकते, जब इन्होंने रुकना ही नहीं है, जब काम ही ये होना है, तो फिर उस काम को खोल दे सबके लिए। तो इमरान खान साहब ने अब ये कहा, उनकी हुकूमत ने, कि एक ऑर्डिनेंस वफाकी काबीना ने जारी करवाया है और सदर पाकिस्तान उसको पास कर देंगे। उसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कोड ऑफ कंडक्ट कानून में एक बड़ी तब्दीली कर दी गई है, जिसके तहत वज़रा और पार्लियामेंटेरियंस अब इंतखाबी मुहिम चला सकेंगे। ज़राए का कहना है कि इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता इखलाक पर तमाम सियासी जमातों को तहफ़्फ़ुज़ात थे, ताहम वफाकी काबीना ने ऑर्डिनेंस की मंजूरी देकर सियासतदानों को एक बड़ा रिलीफ दिया है। ऑर्डिनेंस को कानून बनाने के लिए समरी सदर मुमलिकत को अरसाल कर दी गई है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ये जो किया गया है, ये एक नुक्ता नज़र से तो ठीक है कि जब एक काम रुकता ही नहीं है, सारे वज़ीर जिसकी भी हुकूमत होती है वो जाके कंपेन करते हैं, और इलेक्शन कमीशन के बाद एक ऐसा इख्तियार है कि वो जिसको चाहे सज़ा दे और जिसको चाहे ना दे। और इसके अंदर इस तरह का मामला होता भी है कि किसी के साथ इंसाफ होता है और किसी के साथ नहीं होता, ना इंसाफ़ी भी होती है बाज़ औक़ात। तो ये नुक्ता ठीक है कि इसको खोल दें फिर सबके लिए, अगर नहीं रोक सकते तो। लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ माजी में बार बार ये इल्ज़ामात लगाती रही है कि मुस्लिम लीग नून के वज़रा इलेक्शन कैंपेन में क्यों आ रहे हैं, क्योंकि जब वज़ीर आता है तो वज़ीर की वजारत भी साथ आती है, उसका अपना एक प्रोटोकॉल है वो भी साथ आता है, और वो रियासत का नुमाइंदा होता है, रियासत की ताकत को कंट्रोल कर रहा होता है अपने महकमे की हद तक, तो वो बड़ा बाअसर होता है। तो वो अपना असर रसूख उस इलेक्शन के ऊपर असरअंदाज करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए पाकिस्तान में ये चीज़ ख़त्म की गई है। हालांकि अमेरिका में तो ये होता है कि एक सदर मौजूद होता है और उसकी मौजूदगी में इलेक्शन होता है और दूसरा सदर जीत जाता है। यानी ये जो अभी हालिया इंतखाबात हुए अमेरिका में, सदर डोनाल्ड ट्रंप ने करवाए हैं। डोनाल्ड ट्रंप अपनी कंपेन भी कर रहा था, अमेरिका के फैसले भी कर रहा था, खुद सदर अमेरिका भी था। जब बराक ओबामा का दौर था तो वो भी यानी सदर भी थे और अपनी पार्टी के लिए कंपेन भी कर रहे थे। तो जो बाइडन जब अगला इलेक्शन आएगा तो वो सदर भी होंगे और वो कंपेन भी कर रहे होंगे अपने इलेक्शन के लिए। तो या तो इसको बिल्कुल वैसा कर दें
तो या फिर अगर कानून है तो फिर उसके ऊपर सबके लिए एक जैसा अमल दरामद करें। यहां इलेक्शन कमीशन में दरखास्तें पड़ी रहती हैं, लोग मिन्नतें करते रहते हैं तो कुछ भी नहीं होता। तो इस नुक्ता नज़र से ये ठीक भी है एक तरह से, और एक तरह से वसाइल और ताकत को इस्तेमाल करने का एक जरिया भी बन सकता है। हमें बहुत इंप्रूव करने की ज़रूरत है। एक और खबर यह है कि शहबाज शरीफ साहब की जहांगीर तरीन से खुफिया मुलाकात हुई है और ये ज़राए ने खबर बाहर निकाली है। इससे पहले जहांगीर तरीन मुबैना तौर पर मौलाना फजल रहमान से भी मिले हैं, उन्होंने अपने लोगों से भी मुलाकात की है और अपना एक इत्तेहाद बनाकर वो इस्तेमाल करना चाह रहे हैं सियासी मफाद के लिए। मुमकिन है कि वो अपने लोगों के लिए मजीद वजारतें ले सकें, मुमकिन है कि वो मजीद फंड ले सकें, लेकिन जहांगीर तरीन के लिए सबसे बड़ा मसला ये है कि उनके अपने ऊपर जो केसेस बने हुए हैं उनमें उनको रिलीफ दिया जाए। ख़ास तौर पे जो मामला FIA में है, क्योंकि FIA वफाकी हुकूमत वजारत दाखिला के अंडर में है। तो शहबाज शरीफ और जहांगीर तरीन वो दोनों फंसे हुए हैं। आज उन दोनों ने मुलाकात की है आपस में। वैसे इनके वकला भी एक जैसे होते हैं, इनकी तंजीमें भी एक जैसी होती हैं, इनका जो माफिया का काम करने का स्टाइल है वो भी एक जैसा होता है। चीनी को एक ही तरह ब्लैक करते हैं, एक ही तरह मार्केट में लाते हैं, वो सारे काम एक ही तरह के हैं इनके। तो अब एक ही जगह पे बैठ गए हैं और बैठ के इन्होंने फैसला किया कि अगर बचना है तो फिर हमें इत्तेहाद बनाना पड़ेगा। मुबैना तौर पे जो बताया गया है वो ये है कि शहबाज शरीफ साहब ने मदद मांगी जहांगीर तरीन से कि आप हमारी मदद करें तरीके अदम एतमाद में। जहांगीर तरीन ने अपनी स्ट्रेंथ शो की है कि ये बंदे मेरे पास हैं। चंद दिन पहले वो इकट्ठे भी हुए थे और अभी हाल ही में उन्होंने एक मैच भी देखा है PSL का लाहौर में, एक बॉक्स के अंदर बैठकर इकट्ठे। तो तरीन साहब और शहबाज शरीफ साहब दुख दोनों का एक जैसा है और दोनों के दुख का इलाज भी एक है कि इमरान खान से जान छुड़ाओ। तो मुझे लगता है कि तरीन साहब शायद इस मरतबा PMLN को इस्तेमाल करेंगे। ये वही PMLN है जो पिछले एक दहाई से इमरान खान को सिर्फ एक ही आदमी का ताना दे रही है, जहांगीर तरीन। जहांगीर तरीन सबसे बड़ा डाकू, सबसे बड़ा चोर। शहबाज शरीफ साहब के बेटे ने मेरे प्रोग्राम में कहा, सलमान शहबाज ने, कि पंजाब का सबसे बड़ा डाकू, सबसे बड़ा चोर इमरान खान की पार्टी में है। मैंने कहा कौन है? कहते जहांगीर तरीन। तो आज उनके वालिद जो हैं वो पंजाब के सबसे बड़े डाकू और सबसे बड़े चोर के साथ, बकौल उनके बेटे के, मैं नहीं कह रहा, बैठ के उनसे मदद मांग रहे हैं पंजाब के सबसे बड़े डाकू और चोर से कि जनाब दी जाए। तो ये पॉलिटिक्स है। इमरान खान साहब के साथ भी वही लोग बैठे हुए हैं, काफ लीग वाले, MQM वाले, जो सबसे बड़े डकैत भी थे, जो सबसे बड़े चोर भी थे और जो बहुत गलत काम भी करते थे। MQM का तो चलो मैं जस्टिफाई हो जाता है। MQM तो इस तरह जस्टिफाई हो जाती है कि अल्ताफ हुसैन को बाहर निकालकर MQM में वो बात नहीं है। अब वो एक अवामी किस्म की पॉलिटिकल पार्टी है, माफिया की तरह डील नहीं करती। अल्ताफ हुसैन इस पार्टी को माफिया की तरह चलाता था, तो वो तो एक फ़र्क कुछ नज़र आ रहा है। दूसरी जानिब जहाँ तक बात है काफ लीग की, तो ये वही काफ लीग है और ये आज भी वही काफ लीग है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। इमरान खान साहब किसी वक्त में ये बात बताएंगे, इस वक्त वो ये बात नहीं करेंगे और मेरे ख्याल में उनको इस वक्त ये बात करनी भी नहीं चाहिए। तो ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें पाकिस्तान में से थी, मैंने आपको बता दी। अब आ जाए रशिया और अमेरिका का पंगा, वो बहुत आगे निकल गया है, बहुत ख़तरनाक हद तक निकल गया है। आज का जो अभी हाल ही का स्टेटमेंट है वो दिया है अमेरिकी सदर ने। उन्होंने कहा कि मुझे पूरा यकीन है कि पुतिन ने हमला करने का फैसला कर लिया है। रूस हमला करे या ना करे, अमेरिका इस तासुर को बहुत ज़्यादा बढ़ाना चाहता है क्योंकि वो नेटो को पूरे के पूरे मशरकी यूरोप में एक्टिव करना चाहता है। वहाँ पे हथियार पहुँचाकर रूस और यूरोप के दरमियान जो ट्रेड है उसको रोकना चाहता है। वो ये चाहता है कि रूस की गैस और रूसी जो एनर्जी के सोर्सेज हैं वो सस्ते दामों में यूरोप की मंडियों तक ना पहुँचें। इससे यूरोप बहुत ज़्यादा पैसे बनाता है, यूरोप की मसनूआत सस्ती बनती हैं, अमेरिका मुकाबला नहीं कर पाएगा। तो अमेरिका के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि यूरोप की मंडियां महंगी हो जाएं और अमेरिका अपनी मंडियों को मुतहर्रिक करे और वो फिर पूरी दुनिया के साथ तजारत का अपना हुजम बहुत ज़्यादा मज़ीद बढ़ा ले। तो यूरोप वैसे तो अमेरिका का इत्तेहादी है, लेकिन अमेरिका एक ऐसा इत्तेहादी है कि जिसका भी दोस्त हुआ उसका नुकसान कर गया। यही काम वो करने जा रहा है यूरोप के साथ। जर्मनी को इस बात की समझ आई है, कुछ अर्सा पहले फ्रांस को भी आई थी, जब फ्रांस ने एक बाइकआउट किया था, जब फ्रांस के मुआहदे मनसूख करके ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिका के साथ मुआहदे कर लिए थे, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, तो फ्रांस ने बहुत बाइकआउट किया था, बहुत शोर मचाया था, बड़ा एहतजाज किया था, सफाइयाँ मांगी थी उनसे। तो उस वक्त फ्रांस को ये बात समझ आई। अब जर्मनी को ये बात समझ आ रही है।
जर्मन जो क़यादत है वो रूस की, उन्होंने रूसी सदर के साथ बैठकर मुज़ाकरात भी किए, बातचीत भी की और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। तो यूरोप अब चीज़ों को समझना शुरू हो गया है, जबकि अमेरिका ये चाहता है कि यहां पे जंग ना हो, यानी वो लड़ाई नहीं लड़ना चाहता। अगर लड़ाई लड़ना चाहता तो जो रशिया ने कल किया है जंग हो जाती। रशिया ने कल क्या किया वो मैं आपको भी बताता हूं, लेकिन अगर अमेरिका जंग लड़ना चाहता तो वो जंग अब तक शुरू कर चुका होता। वो जंग नहीं चाहता, वो ये चाहता है कि हालात इस तरह के बने रहें कि एक बेयकीनी की कैफियत हो जिसमें यूरोप की मंडियों को नुकसान हो और अमेरिका उससे फायदा उठाए। अमेरिका का अंदाजा है कि 1,69,000 से 1,90,000 तक रूसी एहलकार यूक्रेन के अंदर और इसकी सरहद के करीबी इलाकों में मौजूद हैं और तीन तरफ से यूक्रेन को वैसे रूस ने घेरा हुआ है। एक तो बेलारूस साइड से, दूसरा जो है वो रशिया ने अपनी साइड से घेरा हुआ है, जहां लुहानस्क एंड दोनेत्स्क ये दो एरियाज हैं जो तकरीबन इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, और उसके बाद क्रीमिया वाली साइड से भी और मोल्दोवा वाली साइड से भी रूस ने घेरा हुआ है। पानियों में वो वैसे मौजूद है। तो इस सूरत हाल में यूक्रेन के लिए रूस का मुकाबला करना एक बड़ा टफ काम होगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा उनके लिए इस लड़ाई को लड़ना। तो ये तो रशिया की इस वक्त कैपेसिटी है। अब इस तरफ आए कि हुआ क्या पानियों में और हवा में, जो अमेरिका को एक मौका मिला था जंग करने का, लेकिन अमेरिका ने रिटेलिएट नहीं किया। और ये खबर जो है ये CNN पे छपी है और ये खबर कह रही है कि बड़ा क्लोज इनकाउंटर हुआ है मल्टीपल रशियन मिलिट्री जेट्स का ओवर द मेडिटेरेनियन सी। बहरे रूम के ऊपर एक्सट्रीमली क्लोज, चंद फुट के फासले तक आ गए अमेरिकी और रशियन तैयारे, यानी बहुत करीब से गुजरे हैं एक दूसरे को चैलेंज करते हुए। खबर क्या है? पेंटागन के तर्जुमान माइक काफका के मुताबिक 3 रूसी जेट तैयारे बहरा रूम में अमेरिकी बहरिया के 2 तैयारों के बहुत करीब आए, चैलेंज किया और इंतहाई करीब से गुजरे। पेंटागन के मुताबिक एक बार रूसी और अमेरिकी जंगी तैयारे का फासला 5 फुट रह गया था। अब आप अंदाजा कर लें, अमेरिकी तैयारे बहरा रूम में आलमी फिजाई हुदूद में मौजूद थे। तर्जुमान का कहना था कि वाकई में कोई नुकसान नहीं हुआ, ताहम मौजूदा सूरत हाल में रूसी तैयारों के अमेरिकी जंगी तैयारों के करीब आने का नतीजा इंतहाई खतरनाक हो सकता था। काफका का कहना था कि अमेरिका बैनुल-अक़वामी पानियों में और फिजाई हुदूद में महफूज पेशा वराना और बैनुल-अक़वामी कवानीन के मुताबिक अपना काम कर रहा है। तवक्को करते हैं कि रूस भी हुदूद को क्रॉस नहीं करेगा। और साथ ही साथ उन्होंने दावा किया कि इस मौका से जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाने की ताक में है वो चाइना है, जो बैरुल-कायल पर कंट्रोल के लिए कोई भी एडवेंचर कर सकता है। रूसी फौज ने यूक्रेन को 3 अतराफ से घेरा हुआ है और रूसी फौज की जो सरगर्मियां हैं उनके बारे में बार बार रिपोर्ट किया जा रहा है। ख़ास तौर पे ये भी बताया जा रहा है कि बड़ी ख़ास तोपें, ख़ास हथियार और बैलिस्टिक मिसाइल्स और इवन जो गनशिप हेलीकॉप्टर्स हैं और बहुत बड़ी तादाद में ड्रोन्स, जो कुछ रूस के पास मौजूद है, क्योंकि रूस ने शाम में और मशरकी यूरोप के इलाकों में हालिया लड़ाइयों से बहुत कुछ सीखा है। उन्होंने अपनी गलतियां सुधारी हैं। अब वो फौज जो है वो महीनों तक इन इलाकों में क़याम कर सकती है और यहाँ पे लड़ाई भी महीनों तक कर सकती है। तो प्रैक्टिकली रूस की फौज एक बदली हुई और बहुत तेज़ फौज है। उन्होंने कुछ शोबों में बड़ा शानदार काम किया है। यानी 2 चीज़ें ऐसी हैं जिन्होंने रूसी फौज को बदल कर रख दिया है। एक तो इन्होंने इस दौर के अंदर जदीद असला बहुत तेज़ी से दिया है रूसी फौज को, जो पुतिन का दौर है इस दौर में, और उनकी नकलो हरकत को बहुत तेज़ कर दिया है। रूसी फौज पहले जिस रफ्तार से मूव करती थी अब उससे कई गुना ज़्यादा तेज़ रफ्तार से मूव करती है। इसके अलावा जो साइबर का शोबा है, साइबर अटैक्स, उसके शोबे में इन्होंने बहुत महारत हासिल की है और बहुत बड़ी बड़ी रकमें इन्होंने इसके ऊपर खर्च की हैं रशियंस ने। और ये सारा कुछ हुआ है रूसी सदर पुतिन के दौर के अंदर। तो रूस की फौज जो है वो काफ़ी हद तक बदल गई है, ज़्यादा खतरनाक है। ये अमेरिकन असेसमेंट्स हैं और ये BBC की रिपोर्ट है जो ये बता रही है। एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि रूस इंतहाई खतरनाक हथियार यानी कीमियाई हथियार इस्तेमाल कर सकता है जब वो यूक्रेन के ऊपर अटैक करेगा। तो उस वक्त रूस बार बार ये कहता है कि इस किस्म की अजीबोगरीब बातें करके अमेरिका दुनिया का टाइम ज़ाया कर रहा है। एंटनी ब्लिंकन ने जो कहा ये अमेरिका पहले भी कह चुका है इराक के बारे में कि उनके पास वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन है, उनके पास कीमियाई हथियार है जिससे वो दुनिया को तबाह करेंगे। लेकिन वहाँ से कोई हथियार बाद में नहीं मिले,
हालांकि मिलियन से ज़्यादा लोग जो हैं वहाँ पे मारे गए अमेरिकन तशद्दुद की वजह से और अमरीकी हमले की वजह से। अब रूस ने उसके ऊपर जो रद्द अमल दिया वो बड़ा सख्त है। उन्होंने कहा कि कौंसिल के इजलास को सर्कस ना बनाया जाए। बार बार कहा जा रहा है कि रूस यूक्रेन पर हमला कर देगा, हम कब हमला कर रहे हैं? और दूसरी जानिब रशिया ने जो स्टेटमेंट दिया वो बड़ा शानदार है। उन्होंने कहा कि हमने एक गोली चलाए बगैर मगरिब को जलील और रुसवा करके रख दिया है, क्योंकि अमेरिका ने तारीख दी थी ना 16 फरवरी को अटैक हो जाएगा यूक्रेन के ऊपर। सारे के सारे विजिलेंट थे, कभी इधर अखबार, कभी उधर अखबार, कभी बयानात, कभी ये, कभी वो, कभी अक़वाम मुत्तहिदा। टेंशन में पड़ी हुई है पूरी दुनिया, और रशिया ने एक गोली भी नहीं चलाई, कुछ भी नहीं किया, और पूरी दुनिया को आगे लगा दिया है। अब उसकी ताकत का दुनिया असेसमेंट कर रही है। तो रशिया ने इसको सेलिब्रेट करते हुए ये कहा कि रूस ने इस इंतहाई हसास मसले से निपटने के लिए अपनी हिकमत अमली और सब्र को बरकरार रखा है, बावजूद इसके कि बाद मगरबी सियासतदान जंग के खतरात और मीडिया में गलत मालूमात लगातार फैलाते रहे हैं, और एक गोली चलाए बगैर भी रूस ने मगरिब को जलील और रुसवा करके रख दिया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हम हर साल 15 फरवरी 2022 को मगरबी जंगी प्रोपेगेंडे के नाकामी के दिन के तौर पर लिखेंगे और याद रखेंगे। तो ये भी इस वक्त सूरत हाल थी रूस की, अमेरिका की और पाकिस्तान की कुछ इंटरनल जो खबरें वो भी अब तक मैंने पहुंचाई। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखें, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।